दोस्तों, जब कभी भी आप किसी डैम के पास से गुजरते होंगे तब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि आखिर पानी के ऊपर इतने बड़े डैम की कंस्ट्रक्शन किस तरह से करी जाती है। हमारे भारत में बड़े बड़े डैम मौजूद हैं, जिनमें से आपने हारीकोट डैम और भाखरा नंगल डैम के बारे में तो सुना ही होगा, जिनकी क्षमता करोड़ों लीटर पानी को स्टोर करने की होती है। 1963 में भाखरा नंगल डैम बनकर तैयार हुआ था, यानी कि आज से लगभग कई सालों पहले इंसानों द्वारा इतने बड़े डैम को बनाने का कारनामा किया जा चुका था। और तब से लेकर अब तक भारत में ना जाने कितने अलग अलग डैम्स बन चुके हैं। तो आखिर इन डैम को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और इस पूरे प्रोसेस में कितना ज्यादा समय लगता है, आज की वीडियो के जरिए आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से ये समझ जाएंगे कि एक डैम का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर डैम की कंस्ट्रक्शन करनी होती है वहां पर सबसे पहले तो प्लानिंग और सर्वे होता है। ये दोनों काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके जरिए कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को आसपास की सराउंडिंग का अच्छे से अंदाजा लग जाता है। सर्वे और प्लानिंग की प्रक्रिया में इंजीनियर्स के द्वारा नदी की गहराई, उसकी चौड़ाई को ऑब्जर्व किया जाता है। जिस जगह पर डैम बनने वाला है वहां की मिट्टी किस प्रकार की है, उस मिट्टी की भी अच्छे से क्वालिटी टेस्टिंग होती है। पिछले 50-60 सालों में उस जगह पर कितनी बारिश हुई है, इसका डेटा भी निकाला जाता है। इसके अलावा उस जगह का पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छे से एनालाइज किया जाता है। इंजीनियरों को जब इन सभी डेटा का एक्सेस मिल जाता है तब अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंप्यूटर के द्वारा डैम का एक 3D एनिमेशन मॉडल तैयार किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसी 3D एनिमेशन मॉडल की मदद से अब आगे की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, यानी कि डैम बनाने का आधार यहाँ पर तय हो चुका होता है। दोस्तों, जिस नदी के ऊपर डैम का निर्माण किया जाने वाला होता है उसका पानी हमेशा निरंतर बहुत ही रहता है। इसलिए इंजीनियरों को अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं उस जगह पर डैम को बनाने के लिए, और उनके तरीके पूरी तरीके से जिस जगह पर डैम बनने वाला है उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर ही होते हैं। अगर नदी के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आसपास के पहाड़ों के बीचों बीच में से एक टनल निकाली जाती है। इस तरह के टनल्स को डाइवर्जेंट टनल्स का नाम दिया जाता है, जिसका दूसरा सिरा आगे जाकर नदी के पास ही खुलता है। अब इस टनल के सिरे के आगे टेम्पररी पत्थर वगैरह डालकर एक बड़ी सी टेम्पररी दीवार खड़ी कर दी जाती है। दोस्तों, ये जो अब टेम्पररी दीवार बनाई जाती है ना, इसे कॉफर डैम कहा जाता है, जिसका काम है नदी के तेज बहाव को एकदम से रोक देना। अब जब नदी का बहाव रुक जाता है ना, तब पानी का लेवल यहाँ पर ऊपर उठने लगता है, और अब यहाँ पर इस बनाए गए टनल का सबसे अहम रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इसी टनल के जरिए नदी का पानी बहता हुआ दूसरी तरफ जा पाता है। और ठीक इसी तरह से नदी के दूसरे तरफ भी एक टेम्पररी कॉफर डैम बनाया जाता है। तो ये तरीका तब काम आता है जब नदी के आसपास पहाड़ हो, लेकिन जब नदी के आसपास पहाड़ नहीं होते हैं तब ऐसी सिचुएशन में इंजीनियरों के द्वारा नदी के बगल से एक नहर निकाली जाती है। इसे भी डाइवर्जेंट कैनाल का नाम दिया जाता है, और ठीक टनल की तरह ही इसका दूसरा शोर जाकर नदी में ही मिलता है। डाइवर्जन कैनाल बनाने के बाद अब यहाँ पर दोनों साइड से कॉफर डैम का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कॉफर डैम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनके जरिए नदी का पानी दूसरे शोर से आगे की तरफ निकल जाता है और हमें एक खाली जगह मिल जाती है डैम को बनाने के लिए। अब जो ये खाली जगह बचती है जहाँ पर आगे जाकर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वहां पर कई बार पानी जमा होता है, जो पानी दरअसल नदी का ही होता है। तो यहाँ से इस पानी को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े पंप का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको बता दें ये पंप हमेशा ही कंस्ट्रक्शन के समय चालू ही रहते हैं। इसकी वजह से इस जगह पर नदी से लीक होने वाला पानी भी साथ ही साथ बाहर की तरफ निकलता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बगल में नदी बह रही होगी तो उसका पानी जरूर डैम की साइड पर आ ही जाता है। अब यहाँ से डैम बनाने का असली काम शुरू होता है। सबसे पहले तो इस जमीन को खोदकर इसे एकदम समतल किया जाता है, यानी कि इसे एकदम प्लेन बनाया जाता है। फिर जमीन के अंदर कई सारी बोरिंग करी जाती है, और ये बोरिंग काफी ज्यादा गहरी होती है। फिर इस गड्ढे के अंदर कंक्रीट भरा जाता है। आपको बता दें यहाँ पर हर एक बोरिंग के गड्ढे का डिस्टेंस काफी पास पास का होता है। ऐसे में नीचे एक अंडरग्राउंड दीवार बन जाती है, जो कि पूरी की पूरी कंक्रीट की ही बनी होती है। इसे कट ऑफ वॉल का नाम दिया जाता है,
जिनका काम जमीन के नीचे पानी के लीकेज को रोकने का होता है। बोरिंग का काम जब खत्म हो जाता है तब ऊपर की जमीन पर चारों तरफ कंक्रीट बिछाया जाता है। जब डैम का बेस अच्छे से तैयार हो जाता है तब इस बेस के ऊपर डैम के फाउंडेशन का निर्माण शुरू होता है। यहाँ पर डैम का फाउंडेशन डैम के ऊपरी हिस्से के हिसाब से काफी ज्यादा चौड़ा होता है। इसकी वजह से डैम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के नीचे आ जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट डैम की स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। दोस्तों, यह फाउंडेशन के नीचे अंडर स्लूइस टनल का निर्माण भी किया जाता है। इसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बारिश के समय में जब नदी का लेवल बढ़ता है ना, तब पानी डैम के भीतर चला आता है और इस पानी को यहाँ से हटाने के लिए ही इस तरह के अंडर स्लूइस टनल्स बनाए जाते हैं ताकि इनके जरिए पानी को बाहर निकाला जा सके। ऐसे में इंजीनियरों को डैम बनाने में दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों, आगे की प्रक्रिया में डैम के ऊपरी हिस्से को बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसमें कई सारे पिलर्स भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा एक डैम के अंदर लाइन से कई सारे पिलर्स मौजूद होते हैं जिनका साइज काफी ऊंचा होता है और यहाँ पर इन सभी पिलर्स के बीचों बीच में से एक ढलान भी बनाई जाती है, जैसे हम अंग्रेजी में स्पिलवे कहते हैं। दोस्तों, स्पिलवे के जरिए ही डैम का पानी बहकर बाहर की तरफ निकल पाता है। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि इस स्पिलवे के नीचे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से घुमावदार बनाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊपर से आने वाला पानी डायरेक्ट डैम के बेस पर ना पड़े और पानी थोड़ा सा घूम कर जाए। इस वजह से पानी की काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो जाती है, यानी कि उसकी रफ्तार काफी ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस पानी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से डैम का फाउंडेशन डैमेज हो सकता है और फिर वो उखड़ भी सकता है, क्योंकि बहते हुए पानी के अंदर ताकत काफी ज्यादा होती है जो कि किसी को भी अपने रास्ते से उखाड़ने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब डैम के आगे और पीछे की जमीन को भी समतल करने का काम किया जाता है और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि तेज पानी के बहावों से डैम की मिट्टी कहीं बह ना जाए। अब ज्यादातर जहां पर डैम बनाया जा रहा होता है वहीं पर एक वर्कशॉप भी खोली जाती है जहां पर डैम के बाकी हिस्सों का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा होता है, जैसे कि डैम का गेट। और आपको बता दें, डैम का गेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसकी मदद से डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है और मौजूदा समय में मोस्टली डैम के अंदर रेडियल गेट्स का ही इस्तेमाल होता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हाई प्रेशर को बड़ी ही आसानी से झेल सकते हैं। ये जो डैम के गेट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इन्हें डैम तक ले जाने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हीं के सहारे इन्हें इनकी जगह पर लगा दिया जाता है। और अगर डैम से बिजली बनानी होती है तब इसके कुछ पिलर्स के अंदर गेट ना लगाकर वहां पर अंडरग्राउंड पाइप लगाई जाती है, जिन्हें हम पेनस्टॉक भी कहते हैं। और इन्हीं पाइप्स के जरिए पानी टरबाइन चेंबर की तरफ पहुंच पाता है और फिर ये टरबाइन घूमता रहता है। इसी टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्टेड रहता है और ये जनरेटर भी टरबाइन के साथ तेजी से घूमने लगता है और कुछ इस प्रकार से आगे जाकर इससे बिजली का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डैम बनाने का लगभग काम पूरा ही हो चुका है। अब जो डैम के फाउंडेशन के अंदर स्लूइस टनल बनाई गई होती है उसके अंदर कंक्रीट डालकर उसे अच्छे से भर दिया जाता है। लेकिन कुछ गेट्स में स्लूइस गेट लगाए जाते हैं क्योंकि कभी कभार इन गेट्स में गंदगी जम जाती है, जिसे साफ करने के लिए इन गेट्स को खोल दिया जाता है। यहाँ पर डैम के ऊपर एक रोड भी बना होता है ताकि इसकी देखरेख अच्छे से करी जा सके। दोस्तों, जब डैम में मौजूद हर एक चीज अच्छे से सेट हो जाती है तब नदी के पानी को रोकने के लिए जो टेम्पररी वॉल बनाई थी उसे तोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे डैम के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और ठीक इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जो बगल से टनल बनाए जाते हैं ना, उनके अंदर भी कंक्रीट डालकर उन्हें बंद कर दिया जाता है और फिर यहाँ से पानी डैम की तरफ जाता है और वो पूरा डैम अच्छे से भर जाता है, जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। तो कुछ इस कदर निर्माण किया जाता है एक विशाल डैम का। इस वीडियो में हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक डैम बनाने के प्रोसेस को बता दिया है और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में मौजूद उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।
तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।